सबको आवाज़ आ रही है ना ऑनलाइन में? यस सर। चलिए, तो देखिए 4th चैप्टर में रिवाइज़ करवा रहा हूँ आज। रिवीजन ऐसा नहीं होगा कि पूरा मतलब कि समझ रहे हो ना। चैप्टर 4, चैप्टर 4 में मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बताइए? ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक करंट कैरिंग कॉइल ली थी, ठीक है, उसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दी थी। ठीक है, कुछ ऐसे करंट जब उन्होंने ऐसे, ये नॉर्थ पोल है सपोज, ये साउथ पोल, तो इन्होंने क्या पाया, कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है नीडल का। फिर इन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। करंट की डायरेक्शन रिवर्स का मतलब पॉजिटिव पोल इधर कर दिया, नेगेटिव इधर, तो ऐसे करंट फ्लो होने लगा। तो इन्होंने क्या पाया कि पहले जैसे ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक नीडल ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाने लगी। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाली कि करंट फ्लोइंग वायर की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिसके इफेक्ट में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो डिफ्लेक्शन होगा। मैग्नेटिक नीडल ऐसे तो डिफ्लेक्ट करेगी नहीं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड उस पर लग रही होगी तभी तो उस पर वो डिफ्लेक्शन होगा उसका। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि करंट कैरिंग वायर जो होता है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। समझ गए? और करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, समझ आगे बात ना, इतनी बेसिक था। फिर आते हैं बायट सेवल टॉप पे। ठीक, एक मिनट, बताइए बायट सेवल लॉ क्या होता है? बायट सेवल लॉ, एक मैं इंक डाल दूंगा इसमें। बायट सेवल लॉ क्या होता है बताइए? रिवीजन लिख दे रहा हूँ, रिवीजन। बायट सेवल लॉ बेसिकली, एक बायट सेवल्ट एक वो थे, फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया क्या, हमने ये तो जान लिया, ऑस्टेड ने ये तो बता दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से, लेकिन बायट सेवल्ट ने भी वही चीज़ एक तरीके से बोली है, तरीका दूसरा बता दिया उन्होंने कहा क्या, करंट में छोटे छोटे करंट एलिमेंट माने जा सकते हैं जिनकी वजह से हर करंट एलिमेंट किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होता है, और जो टोटल इफेक्ट होता है करंट पूरे वायर की वजह से वो इन छोटे छोटी जो एलिमेंट्स हैं उनका सम होता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कुछ एक वायर ले लेते हैं हम, ठीक है, एक्स वाई लेंथ का, उसमें आई करंट सपोज फ्लो हो रहा है, कोई भी छोटा एक टुकड़ा ले लो। ठीक है, इस करंट कैरिंग जो वायर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है हमें, डीएल लेंथ है जिसकी, ये बेसिकली क्या बता रहा होता है, करंट की डायरेक्शन बता रहा होता है। और डीएल वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये करंट एलिमेंट है और ये इसकी डायरेक्शन जो है करंट के अलॉन्ग है। ठीक, सपोज मुझे किसी इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, तो बायट सेवल्ट मान लेते हैं कि डीएल का जो ये पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर जो पोजीशन बताए, वो आर वेक्टर है सपोज। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर है, और डीएल वेक्टर और उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। एक मिनट को, डीएल वेक्टर और पी वेक्टर के बीच, पी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इस डीएल वेक्टर की वजह से पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी छोटी सी, वो क्या होगी, डीवी प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, आई के, डीएल के और साइन थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, इसी 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 को कैसे लिख सकते हैं हम, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर मल्टीप्लाई कर दें,
और आर ही डिवाइड कर दें तो आर क्यूब हो जाएगा अपॉन में। अगर थोड़ा वेक्टर की नॉलेज हो तो ये क्या हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा। देखो डी एल भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा तो है ही साइन थीटा। ठीक है, तो डी भी क्या हो जाएगा, डी भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में बायट-सेवर्ट लॉ है, समझ गए। डीबी की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वो डीएल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ, लिखवा चुका हूँ बस बता रहा हूँ, इज इन डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, गलती से भी आर क्रॉस एल डी एल वेक्टर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल और आर वेक्टर के बीच में एंगल, एक आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली यही था आपका बायट-सेवर्ट लॉ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। ठीक, यूनिट भी निकाल लोगे, यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर एम्पियर -1, और भी यूनिट्स बन सकती हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर वाली। ठीक है, समझ गए ना। तो ये तो हो गया बायट-सेवर्ट लॉ। कुछ पूछना हो तो पूछो इसमें। इसमें पूछना पूछो, बाकी हम करवाएंगे, पूरा चैप्टर करवाएंगे। एक और चीज़ बताऊं, बी वेक्टर जो है, डी बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वो हमेशा डी एल वेक्टर के यानी कि जो करंट एलिमेंट है और जो भी पोजीशन वेक्टर है, जो दूरी है, उससे हमेशा 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सपोज ये ए वेक्टर है या फिर डी एल क्रॉस डी एल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो ये डी एल क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा ना। तो ये डी एल क्रॉस आर वेक्टर क्या होता है, डी एल से भी परपेंडिकुलर होता है और आर वेक्टर, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर ही होता है। अगर यहाँ पे ए ले लेता मैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी हो जाता है। ये सब 11th में चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत काम किए हैं। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इससे भी परपेंडिकुलर होती है, आर वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक, या फिर कह सकते हो करंट से परपेंडिकुलर होगी, और जो भी डिस्टेंस जिस पॉइंट से दूरी है उससे भी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो हो गया बायट-सेवर्ट लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक डेरिवेशन आया होगा स्ट्रेट वायर वाला, करंट कैरिंग इन स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। उससे पहले एक हमने रिलेशनशिप बताई होगी, इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होती है, बहुत बार पूछी गई है, 1 नंबर ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, बहुत ज़्यादा नंबर की पूछी जाएगी, 1 नंबर, लेकिन है इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ ली जाती है। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन, करंट कैरिंग ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, बहुत बड़ा एक कंडक्टर है। अब फिर उसके बाद केसेस बनाएंगे हम, इनफाइनाइट का है, वो सब केसेस बनाएंगे। एक कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट कैरी कर रही है। अब मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप नहीं ली, स्ट्रेट कंडक्टर है, आई करंट कैरी कर रहा है, ये सब कुछ भी मान लो नाम यार, इसका एक्स वाई मान लेते हैं। डिवीज़न चल रहा है, ठीक है, छोड़ना, रिवीजन करवा रहे हैं छोट चैप्टर का, बस देखो उसको। अब मैंने क्या करना है, किसी पी पॉइंट पे, कोई पी पॉइंट है जो कि जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है ए है सपोज। याद रखना, यहाँ पे जो भी टर्म यूज़ करते हैं उसमें कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ जाता है आगे चल के, तो याद रखते जाना यहाँ पे ए का क्या मतलब है। फॉर्मूले में ए आएगा तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ऑनलाइन में सुनना है भाई। सपोज दिस इज पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट बिल्कुल सीध में है इसके, यानी कि पी क्या है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हमें क्या लेना है, करंट एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा, और ये डायरेक्शन इसमें करंट की क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, आई करंट है। इसका नाम चलो, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते, कुछ भी नाम दे दो, कि हमने क्या लिया है इसमें, ओ लिया है, चलो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। डीएल वेक्टर से पी पॉइंट का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, मान लेते हैं क्या है, आर वेक्टर है सपोज। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल मान लेते हैं फाई है, दिस इज फाई एंगल, कुछ भी फाई एंगल है। फिर हमें क्या करना है, अच्छा ये जो है बेस लाइन की तरह बिहेव करेगा, ये जो दिख रहा है तुम्हें,
ये बेस लाइन की तरह बिहेव करेगा। जो भी हम मेजरमेंट करेंगे इस बेस लाइन से करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है पी से, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, ठीक। ये एंगल मान लेते हैं φ2 है और ये पूरा एंगल कितना है φ1 है, मान लेते हैं, क्योंकि आगे चल के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। ये लेंथ मान लेते हैं l है, O से P की दूरी कितनी है, l मान लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा इस ट्रेंगल को देखो, या फिर ऐसा समझो, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ये लग रही होगी कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ मैंने ए नहीं लिखा है, याद रखना। आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है उस करंट एलिमेंट से दूरी, जो कि आर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे करंट एलिमेंट लोगे तो आर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो आर को हम आर के टर्म में फॉर्मूला नहीं बना सकते, फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि हम जनरली यूज़ कर सकें, जो हमें दी हुई वैल्यू तुरंत रखें, आंसर आ जाए हमारा, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी अनवांटेड चीज़ें यहाँ पे देखो, साइन थीटा अनवांटेड है भाई, थीटा कोई फिक्स थोड़ी ना है, यहाँ पर रख दोगे थीटा कुछ और हो जाएगा। करंट एलिमेंट अलग अलग ले लें तो थीटा अलग बदल जाएगा, ठीक है। आर भी अनवांटेड है, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें। डीएल भी हमें हटाना है अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। रट के मत जाओ डेरिवेशन। इस ट्रेंगल में, अब इस ट्रेंगल में देखो जरा, इस वाले ट्रेंगल में, ट्रेंगल ओ क्यू पी, थीटा प्लस फाई, देखो थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों जगह साइन साइन ले लो, क्योंकि मैं साइन थीटा हटाना है। कॉस भी ले सकते थे, कॉस क्यों नहीं लिया, ज़बरदस्ती थोड़ी कुछ चीज़ लोगे। साइन थीटा हटाना है मुझे, और लाना किस टर्म में है, फाई के टर्म में। क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई हो जाएगा, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक। एक्चुअली पहली इक्वेशन ये है। फिर हमने क्या किया था, अब देखो और क्या, अब कॉस फाई मुझे क्या करना है, आर भी हटाना है, ठीक है। कॉस फाई ले लो जरा, इस ट्रेंगल में कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन आर हो जाएगी कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, ए अपॉन आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन कॉस फाई, दैट इज ए सेक फाई हो जाएगी ना। तो हमें दूसरा मिल गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सेकंड। फिर और क्या कैसा हटा सकते हैं, अच्छा ज़रा देखो, टेंथ एल के टर्म में मुझे डी एल भी हटाना है। यहाँ पे देखो आई तो हमें चलो दिया ही होगा क्वेश्चन में, तो आई तो रखना है हमें, डी एल साइन थीटा और इसका हटाना है किसी तरीके से। अगर मैं एल के टर्म में लिखूँ फॉर्मूला तो क्या यूज़ करूँगा, टेन थीटा, और तो पॉसिबल नहीं है किसी से। तो अगर टेन थीटा की बात करूँ जाए, तीन टेन फाई की बात करी जाए, टेन फाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, एल अपॉन ए हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टेन फाई हो जाएगी। दोनों जगह दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी एल, ए तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, सेक का इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर डॉट डी फाई। ये भी देखो डिफरेंशिएशन होल से पार्ट में चलता है, पहले उसने ये देखा, उसका सेक स्क्वायर फाई कर दिया, फिर क्या होगा उसके टुकड़े में, यानी कि फाई पे उसका डिफरेंशिएट कर दिया उसमें, ठीक है। ये वैल्यू उठा के सब चीज़ें, यानी कि याली इक्वेशन और याली इक्वेशन हमने इस वाले फॉर्मूले में रखनी है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की जगह क्या रख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह कॉस फाई, और आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, कहेंगे आर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है, रख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैसे बचेगा, ए बचेगा केवल, क्यों ए बचेगा ना केवल। डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई कॉस फाई बचा है ना, अपॉन ए। ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ना, टोटल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आई अपॉन ए कांस्टेंट सब बाहर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो कॉस फाई डी फाई का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, ये बेस लाइन है, यहाँ से चलना है मुझे, निगेटिव से चलना है ना, यहाँ से गए, यानी निगेटिव फाई 1 से फाई 2 तक, निगेटिव फाई 1 से फाई 2 तक, ये बात याद रखना, ठीक है। बेस लाइन है ना, ऐसा इंटीग्रेशन शायद नहीं तुमने किया होगा 12th में निगेटिव लेके, लेकिन है ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं है होंगे। तो बेस लाइन से अगर निगेटिव चलते हैं तो निगेटिव वाला लोगे ना, निगेटिव फाई 1 से फाई 2,
कॉस फाई का क्या हो जाएगा? साइन होता है पॉजिटिव, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, -φ1 से φ2 μ0/4π साइन फाई की जगह पर रखेंगे φ1, सॉरी जो भी ऊपर है φ2 माइनस, फिर साइन -φ1 रखेंगे ना। क्या हुआ? देखो उसको समझ लो यार, आगे आ जाओ, ना दिख रहा हो, आगे आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? साइन φ1 और माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा? माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो यानी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये जनरल फॉर्मूला आ गया किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। यहाँ पे कुछ डाउट हुआ फटाफट पूछो, नहीं है ना? अगर कंडक्टर क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, ठीक है ना। इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या होगा? φ1 φ2 90 डिग्री हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ0/4π2i/a। क्लियर है ना? और अगर एक पॉइंट किसी के पास में हो, एक 90 हो जाएगा, एक 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो सब हमने करवा रखा है। मेन डेरिवेशन समझ में आ गया? एक रिवीजन चल रहा है बस, बाकी तो पूरी वो वाली बात तो नहीं आ पाएगी भाई, तो जिसमें 20 दिन लगे हो जिस चैप्टर में, एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा वो, बस ये है एक रिवीजन टाइप का हो गया। अगला डेरिवेशन क्या था भाई? सर्कुलर, हाँ। चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें तुम्हारा गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कन्वर्जन तक था। जो लेना तो मैं अर्थ मैग्नेटिज्म भी चाहता था, ठीक है। चैप्टर 4 का है, यूनिट 4 में तो सब आ जाएगा ना। फिर यूनिट 4 में तो ये भी आ जाएगा, तुम्हारा 2 चैप्टर आ जाते हैं, तो मैंने एक चैप्टर ले रहा हूँ, ठीक है। पेपर मेरे पास ऑलरेडी बने रखे हैं, ठीक है। पेपर मुझे कोई बनाने नहीं है, और मेरे पास वो पहले से रखे हैं पेपर, तो उसमें कुछ वो नहीं है कि टाइम लगेगा। पेपर मैं अभी टेस्ट लेना चाहूँ आज ले सकता हूँ, ठीक है। तो मंडे टाइम दिया, पढ़ के देना, वरना लेना चाहता आज भी ले सकता था। सर्कुलर का देखते हैं। सर्कुलर का कैसे करेंगे भाई? एक सर्कुलर लूप लिया, देख तो जाओ ध्यान से। सर्कुलर लूप लिया, करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करवा दो, इधर करवा देते हैं, ठीक है। ये सेंटर पे मुझे निकालना है सपोज, ठीक है। सेंटर पे निकालने, मान लेते हैं ओ पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट क्या है? ओ। एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इससे पहले रूल्स बताने की जरूरत है नहीं, पाम रूल ये सब तो समझ ही जानते ही होगे ना। फिर यहाँ से क्या किया, एक हमने इसका ओ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखा हमने, आर वेक्टर। बाई चांस की बात है कि पोजीशन वेक्टर ही रेडियस भी है, बाई चांस की बात है, हमेशा नहीं होता। पिछली बार एल वेक्टर क्या, तो आर वेक्टर क्या था? कुछ नहीं था, रेडियस थोड़ी था। यहाँ पे कुछ हो जा रहा है ऐसा कि हो जा रहा है 90 डिग्री। ये क्या होगा? एंगल कितना? 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अब बाइट से बेल्टा लगाओ, डी बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। इन 1 हो गई वैल्यू। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? μ0/4π आई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2πr, कैंसिल आउट। ये 1 2 μ0/2 I/r, यही तो होता है डेरिवेशन, यही होता है फॉर्मूला। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल में तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर का। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एक्सिस वाला, ठीक है। चलो एक्सिस वाला करते हैं। कुछ इसमें डाउट है? हमेशा जो थीटा होता है बाइट-सेवल लॉ में, वो डीएल वेक्टर और किसी जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके बीच में जो एंगल उसके बीच में होता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थीटा इस केस में जब बाइट-सेवल लॉ हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो थीटा किसके बीच में एंगल होता है? करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। सर्कुलर के केस में वो सेंटर है, रेडियस ही होगा, पोजीशन वेक्टर रेडियस के बराबर होगा। चलिए एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सिस ऑफ द कॉइल, थोड़ा एक्सिस ऑफ कॉइल फिर से ध्यान से देखना। हमने तुम्हारी बेसिकली जो सर्किल लिया है, एक्सिस क्या होता है? सर्किल से सेंटर से जाने वाली लाइन। कोई सर्कुलर लूप है,
उसके सेंटर से जाने वाली लाइन को ही एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा कंडक्टर लिया है सर्कुलर लूप, कुछ ऐसा, हमें किसी P पॉइंट पे निकालना है जो कि इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। करंट क्लॉकवाइज ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। क्लॉकवाइज ही करवाया था ना पिछली बार, इसमें बहुत टाइम लग गया था दो समझाने में। ये सपोज सेंटर है इसका, ओ ये आपका रेडियस a हो गया सपोज, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। a क्या लेंगे इस फॉर्मूले में, जो भी a होगा रेडियस होगा। पिछले फॉर्मूले में क्या था, r रेडियस था। तो चीज़ों को समझो, a r l इनमें कंफ्यूज मत होना। डेरिवेशन में जो जैसा यूज़ हुआ तो वैसा याद रखना। पिछली बार बाई चांस की बात थी ना, r यहाँ पे देखो r ये होगा, वो नीचे रेडियस होता है सर्कुलर के केस में। यहाँ पे x और a के टर्म में आंसर आएगा, यहाँ पे a रेडियस हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं करंट एलिमेंट dl वेक्टर, और यहाँ से मान लेते हैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, r है। r वाली r वेक्टर है, r उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं फाई है, ठीक। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ, अच्छा इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। अब तो नहीं है, इमेजिन करने में समस्या है। देखो सर्कुलर लूप ये है, करंट एलिमेंट हमने ये लिया है, करंट टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा ना, अंदर की तरफ जाएगा ना, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस मतलब तुम्हारे सामने जस्ट अंदर की तरफ, ठीक है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री। देखो सर्कल के इधर ऐसे पी पॉइंट, जो पी पॉइंट है इधर है, ठीक है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। थीटा यानी कि क्या है हमारा, 90 डिग्री है। बायट सेवर्ट वाला जो है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल। मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कहाँ लग रही होगी, किस तरफ लग रही होगी, देख लो बताओ, अब तो पता होगा ना, इतना करोगे। देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ हमने करंट अपने थंब को अंदर की तरफ किया, पी पॉइंट पे निकालनी है ना मुझे, इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी लग रही होगी, डीबी वेक्टर मान लेते हैं, डीबी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी लग रही होगी इधर की तरफ। और हमने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट से भी 90 डिग्री पे होती है, यानी कि डीएल वेक्टर से भी 90 डिग्री पे होती है पहले ही बायट सेवर्ट लॉ में, और आर से भी 90 डिग्री पे होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मुझे बताओ, और ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा एंगल। चलो आगे की बात है, वो डीबी वेक्टर समझ में आया, डीबी इधर लग रही है। अब क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि किससे 90 डिग्री पे होगी, इस वाली लाइन से, एक्सिस से 90 डिग्री पे हमने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा कि नहीं, पूरा करके बता चुका हूँ कैसे हुआ है, ये भी फाई एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई, ठीक है। ये तो इस टुकड़े की वजह से हुआ। इस टुकड़े, यहाँ पे भी एक टुकड़ा ले लेते हैं करंट एलिमेंट, डायमेट्रिकली अपोजिट बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट ले रहे हैं। जैसे ये ऊपर है, ऊपर ये टुकड़ा लिया तो जस्ट नीचे टुकड़ा ले लिया हमने, डीएल वेक्टर। यहाँ पे करंट डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही होगी, दिख नहीं पा रहा है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। ऐसे सर्कल है, नीचे टुकड़ा लिया है, करंट डायरेक्शन तुम्हारी तरफ आ रही है, ऐसे करंट जा रहा है ना तुम्हारी तरफ, और यहाँ पे कैसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ से भी पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं हम, ठीक है। इस करंट एलिमेंट की वजह से, यहाँ करंट इधर जा रहा है, इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी बताओ। जिसने नोट नहीं किया डायग्राम, जैसे किसी का नहीं बना था बना लेना, किधर आएगा, करंट बाहर की तरफ है, अब बाहर की तरफ है ना, पी पॉइंट पे निकालना है ऐसे कुछ, ठीक है। सर्कल के करंट बाहर की तरफ आ रहा, पी पॉइंट निकालना, ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है कि नहीं, देखो इतना हाथ लंबा नहीं मेरा, ऐसे देख लो, ऊपर की तरफ जा रही, ऐसे जा रही होगी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो डायरेक्शन, तो ये डीबी वेक्टर इधर होता और ये वाला इधर होता, कोई बात नहीं होती, बात वही होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीबी, ये एंगल भी फाई हो जाएगा अगर ये फाई है, ये डीबी कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई। जितने भी डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट होंगे, जितने भी डायमेट्रिकल अपोजिट, जैसे यहाँ पे टुकड़े ले रहा हूँ मैं, जैसे ये टुकड़े ले रहा हूँ दो, ऐसे टुकड़े लूँ दो, कोई भी डायमेट्रिकल अपोजिट टुकड़े लूँगा, हमेशा डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट क्या हो रहे होंगे, कैंसिल आउट हो रहे होंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। और जितने भी डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट होंगे वो एक तरफ ही होंगे, ठीक है।
तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, डी साइन फाई वाले टुकड़े को। इसके बाद तो बेसिकली सिंपल सी कैलकुलेशन बचती है। डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो छोड़ दो, अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर जो है, और साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन आर। साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन आर, ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक, बाकी इंटीग्रेशन चलो बाद में करते हैं, बाकी कुछ ऐसा तो कुछ करना नहीं है ना, ठीक है। और डीएल का इंटीग्रेशन बाद में करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब। आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, आर है क्या, हाइपोटेन्यूज है, तो आर की जगह मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, उसका अंडर रूट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे रखो। आर के यहाँ पे होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आर की जगह पे हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 हो जाएगा टोटल, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। बचेगा डीएल, इसका इंटीग्रेशन भी करना होगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई ए, ठीक है ना, 1 गया 2 गया, तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे। एक्सिस दूर है पास है उसका वो कर लेना, ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। चलिए बाकी इसके बाद कौन सा डेरिवेशन था, बाकी अब डायरेक्शन वायरेक्शन तो समझ ही गए हो ना यार, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या वो सब, ठीक है। एम्पेयर सर्किट बहुत बढ़िया है। क्या होता है एम्पेयर सर्किट लॉ, आप लोग बताओ, थोड़ा मैं भी रेस्ट ले लूँ, बताओ। हाँ देखो, एम्पेयर सर्किट लॉ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखो चाहे ऑब्जेक्टिव ले लो चाहे कैसे भी ले लो, आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अगर थ्योरी की बात करें तो पूरा किसी एक एप्लीकेशन को पूछ लिया जाता है, या तो सर्कुलर लूप के उससे निकालो, सोलेनॉइड की निकालो मैग्नेटिक फील्ड, या तो टोरॉइड की निकालो, कोई एक चीज़ पूछी ही जाती है, ठीक है। तो मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये दो बहुत टॉप प्रायोरिटी के रखने हैं, बाकी डेरिवेशन ये भी सब इंपॉर्टेंट है। तो एम्पेयर सर्किट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो एम्पेयर सर्किट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में, ध्यान से सुनना, किसी भी क्लोज्ड लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग द लूप। किसी लूप से जितना करंट पास हो रहा है, यहाँ पे करंट थ्रेडिंग का मतलब वो है, करंट थ्रेडिंग द लूप का मतलब द करंट पासिंग थ्रू द लूप। बी डॉट डी एल का मतलब क्या, लाइन के उस पर्टिकुलर लूप में हम लाइन के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ कर लेते हैं फटाफट। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, खासकर कि कौन सा स्टेटमेंट एम्पेयर सर्किट लॉ का सही है, दे देगा यहाँ पे ई दे देगा, कुछ भी दे देगा, ई दे देगा, ऐसे दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो याद रखना बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, ठीक है। ये क्लोज क्यों रखा है मैंने, क्योंकि क्लोज सरफेस का ही इंटीग्रल करोगे। इसका प्रूफ कैसे करेंगे बताओ, प्रूफ कैसे करेंगे, स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, उसमें करंट पास हो रहा है, ठीक, और एक हमने एम्पीरियन लूप ले लेना है। एम्पीरियन लूप नहीं बता रहा हूँ तो जान गए हो यार, अब एक ऐसा हाइपोथेटिकल लूप, ऐसा नकली लूप होता है, कोई असलियत में कुछ नहीं है ना, उसे करंट पास हो रहा है, बस वो ऐसा लूप है जो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है, और जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना ज़रूरी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सब अभी जो हमने बायट-सेवर्ट लॉ से करवाया था डेरिवेशन, वो मैं इस एम्पेयर सर्किट लॉ से प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट करंट है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मुझे पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट है उससे मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया जिसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप है, एम्पेयर्स लूप भी बोलते हैं, ठीक, एम्पेयर्स लूप भी बोला जाता है।
ये नकली लूप होता है, हाइपोथेटिकल लूप होता है, इससे कोई करंट नहीं पास होगा, ना कुछ पास होगा, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इससे, करंट सर इससे पास क्यों नहीं हो रहा है, तो लूप है, इससे पास होना चाहिए। अरे नकली बनाया है अपने डेरिवेशन करने के लिए। ये वायर क्या है, इसके बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि वायर ऐसे जा रहा है और लूप ऐसे बन रहा है, समझ रहे हो। सपोज दूरी मान लेते हैं, कितनी मानी थी दूरी, परपेंडिकुलर ए मानी थी, तो ए मान लेते हैं, ठीक है। इसकी दूरी है ए, यहाँ पे रेडियस होगा सर्किल का ए। अब मुझे तो पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही होगी, मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग लग रही होगी। और यहाँ पे जो लूप का एलिमेंट है, करंट एलिमेंट नहीं है, डीएल जो है लूप का एलिमेंट है, यानी इसकी लेंथ जो छोटी सी है वो भी टेंजेंट के अलॉन्ग ही लग रही होगी, यानी बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। यहाँ पे डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ। इससे पहले वाले में करंट, उसमें क्या हो रहा था, ये ले रहे थे ना करंट एलिमेंट नहीं है, लूप एलिमेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप एलिमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाओ, करंट कितना, इसको मैं मान लूँ एक सर्कुलर कपड़ा, ये जो लूप माना है मैंने एम्पीरियन लूप, इसको मान लूँ सर्कुलर कपड़ा, तो करंट कितना थ्रेड होके जा रहा है इससे, ये आई तो जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, हमें पता है कि स्टेट कंडक्टर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 2I/A, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाओ यार, एम्पेयर, या फिर ऐसे समझो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, अगर वो म्यू नॉट आई के बराबर आ जाता है तो एम्पेयर सर्किट लॉ प्रूफ हो गया हमारा। बी डी एल को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल को बी डी एल कॉस थीटा लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच में एंगल, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। वहाँ पे क्या था, बायट-सेवर्ल्ड लॉ में डी एल और आर के बीच में एंगल, तो चीज़ें ये आएंगी कहाँ से, रिवीजन करते रहो, वरना थीटा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है, वहाँ थीटा यार क्या होता था, यहाँ थीटा क्या होता है, वहाँ पे राइट हैंड का ऐसे रूट, तो जितना सोचोगे फालतू का सोचने से होता है टेंशन कि मिक्सअप होने लगता है। तो इससे बढ़िया आप रिवीजन करते रहो अपने आप, तुम्हें कभी लगता है कि आ नहीं रहा, वो आता होता है आपको। अगर क्या होता है, इतना बड़ा सिलेबस है तो तुम सोचने बैठ जाओगे एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, तो उसमें कन्फ्यूज़न, वैसे तुम करने बैठ जाओ हो जाएगा तुमसे, तो उसमें कन्फ्यूज़न बचने के लिए रिवीजन ही सबसे बड़ी एक वो है, रिवीजन करते रहिए आप। तो थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री, cos 0 1, हटा दो उसको। बी कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे, क्योंकि सबकी हर पॉइंट की दूरी ए है, बी बाहर ले लो। डीएल का इंटीग्रेशन बचेगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2πa, बी क्या है, μ0/4π 2IA/a मल्टीप्लाई बाई 2πa, समझ रहे हो ना। ये 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई आ गया, यानी LHS बराबर RHS, यही एम्पेयर सर्किट वाला प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद एप्लीकेशंस करवाई होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन यही उल्टी कर दी गई होगी, बी निकालना होगा हमें, बाकी एम्पेयर सर्किट लॉ पता होगा, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा आसान है। सोलोनाइड का बता देना, सोलोनाइड का। कुछ पूछना हो पूछ लो, ऑनलाइन में कुछ पूछना हो पूछो, कुछ पूछना है ऑनलाइन में, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है ना। चलिए अब सोलोनाइड का बता देता हूँ डेरिवेशन। सोलोनाइड में भी कौन सा सोलोनाइड, इनफाइनेटली लॉन्ग सोलोनाइड, ठीक है। तो इनफाइनेटली मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनफाइनेटली लॉन्ग सोलोनाइड में क्या होता है, इनफाइनेटली लॉन्ग सोलोनाइड होता क्या बताइए, क्या होता है इनफाइनेटली लॉन्ग सोलोनाइड। हाँ, ऐसा सोलोनाइड जिसकी लेंथ जो हो, यानी लंबाई हो, उसके डायमीटर से बहुत बड़ी हो, ऐसा सोलोनाइड क्या बोला जाएगा, लॉन्ग सोलोनाइड, इनफाइनेटली लॉन्ग सोलोनाइड, ठीक है। तो एक हमने सोलोनाइड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। मैं उसमें अब नहीं दिखा रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल, उससे डायरेक्शन वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब जानते होगा ऑलरेडी। जिस तरफ से देखो करंट क्लॉकवाइज दिखे, यही सबसे अच्छा तरीका होता है अपने राइट हैंड को, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो, अब तो ज़्यादा जान गए हो ना, मैग्नेटिक मूवमेंट सब जान गए हो ना, उस समय नहीं पता था इसलिए हम बताते थे, सिंपल सा तरीका। करंट जिस तरफ भी फ्लो हो रहा किसी भी लूप में, अगर तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट पता करना है तो अपने हाथों की डायरेक्शन, राइट हैंड की डायरेक्शन करंट की अलॉन्ग मूव कर लो, जो अपने फिंगर्स हैं, जिस तरफ थंब पॉइंट होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा की डायरेक्शन होगी। हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इधर आ रहा है
तो इधर साउथ रहा होगा, इधर नॉर्थ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सोलेनॉइड में देख लो कहाँ करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा नॉर्थ होगा उस साइड, और उसके पीछे साइड में क्या होगा, ये पोर्शन में क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, जैसे ऐसे मैं फ्लो करवाऊँ तो उधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। ठीक है, तो मैं एक सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड तो बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ। सोलेनॉइड के बीच में कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कतई जस्ट बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की सपोज डायरेक्शन है, और इनसाइड द मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ। ये पूछा जा चुका है बोर्ड में क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ईस्ट से वेस्ट भी दे सकता है वो, कई बच्चे ईस्ट से वेस्ट लगा देते हैं। ईस्ट से वेस्ट का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड में ईस्ट वेस्ट पोल में कुछ नहीं बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ या साउथ ही बनेगा। ठीक है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है, बाकी बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो मैंने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक एम्पीरियन लूप। ये ए बी टुकड़ा लिया, सपोज मैंने ए बी टुकड़ा लिया है इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड का एक रेक्टेंगुलर हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है। अब हम क्या लगाएंगे, बायट-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। बायट-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट करंट शेडिंग। करंट शेडिंग क्या मतलब है, देखो ये सपोज टर्न्स थे कुछ, इस सोलेनॉइड में टर्न्स बने हुए थे, करंट सपोज ऐसे आ रहा था। हाँ ठीक है, जिस तरफ भी वो पोल वोल में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बाकी जैसा पोल था उसके हिसाब से बनाया जाता है। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इधर साउथ बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, उधर आपका नॉर्थ होगा, तो साउथ से नॉर्थ ही जाती है कि नहीं अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने इसलिए बना दिया, करंट की डायरेक्शन, जो करंट थ्रेडिंग है वो पता कर पाऊँ। ठीक है, सपोज आई करंट जो है फ्लो हो रहा है पूरे थ्रू आउट द सोलेनॉइड। मान लेते हैं, देखो सोलेनॉइड तो बहुत लंबा है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड के वो स्मॉल एन है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान ले बहुत बड़ा सोलेनॉइड है तो हर टुकड़े में बराबर बराबर टर्न्स होंगे, हर बराबर बराबर टुकड़े में। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। ठीक है, ए बी की लेंथ मान लेता हूँ एल है, ए बी की लेंथ क्या है, एल है मान लेते हैं, ये लेंथ एल है, ए बी इज इक्वल टू एल है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ए बी लेंथ में कितने हो जाएंगे, टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे बताओ, एन एल हो जाएंगे कि नहीं। यानी ये जो टर्न्स दिख रहे हैं कितने, एन एल है, एन एल टर्न्स हैं। अब मुझे बताओ करंट थ्रेडिंग कितना होगा, टोटल करंट थ्रेडिंग। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ पे आते हैं पहले। ये जो क्लोज लूप है क्या है, ए बी सी डी ही तो है। अब देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए बी, जब ए बी के अलॉन्ग चलेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो डी एल वैक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो 0 डिग्री एंगल होगा, cos 0 1। ठीक है, जब ऐसे जाओगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, वो 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, वो 0 हो गया। ये जो होगा ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये बी टुकड़ा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने थोड़ा। ए बी क्लोज नहीं है, ए बी क्लोज नहीं है। ठीक है, ए बी क्लोज नहीं है आपका। म्यू नॉट करंट थ्रेडिंग कितना हो जाएगा, एन एल आई हो जाएगा कि नहीं। क्यों हो जाएगा ये भी सुन लो। ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये कतई सोलेनॉइड के बीच से जा रहा है। ठीक है, टर्न्स आ रहे हैं, देखो ये आपका सोलेनॉइड है, इसमें टर्न्स हैं बहुत सारे। जो मैंने मैग्नेटिक ये जो एम्पीरियल लूप बनाया है वो कैसे, इसके जस्ट बीच से गया है अंदर से, वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया है। ठीक है, टर्न्स आए हैं, ऐसे गए, एक बार चीरा उसने, 2 बार चीरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जितने टर्न्स है उतनी बार चीरेगा करंट कितनी, कपड़े से पास होकर जा रहा होगा कि नहीं। तो जितने टर्न्स हैं जितने टाइम्स आपका करंट पास हुआ है, तो एन एल आई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, बी और डी एल के बीच में यहाँ पे कितना एंगल है, ए से बी तक 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल हो जाएगा कि नहीं। बी कांस्टेंट है, बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बचेगा डी एल म्यू नॉट एन एल आई। बी हमें निकालना है ना, डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल। डी एल छोटे छोटे टुकड़े हैं, बड़ा ए बी किसके बराबर, एल के बराबर आ जाएगा कि एल से एल कैंसिल आउट, और बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। ये तो अभी फॉर्मूला हमने यूज़ किया था कल ही परसों में। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, टोराइड का करते हैं फिर, समझ में आ गया इतना। कुछ पूछना हो पूछो।
टेस्ट लूँगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी गलत करके आओगे, सेड़ा पूछ लो अभी। और टेस्ट में देखो एक अपना कॉन्सेप्ट लेके चलो, जैसे कभी का होता है, कोई ज़रूरी नहीं मैंने वो क्वेश्चन कराए ही होंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जरूर बता रखा होगा, ठीक। जैसे ध्यान से देखो, सपोज एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक। अब कोई पॉइंट इसी की डायरेक्शन में है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन में ही है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बताओ। ये करंट कैरिंग वायर है और ये पॉइंट है बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में, जीरो होगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बायट-सेवर्ट लॉ से, ठीक है। बायट-सेवर्ट लॉ से भी आया है। बी डी एल साइन थीटा होता है फॉर्मूला, बी डी एल सॉरी आई डी एल साइन थीटा होता है। थीटा क्या होता है वहाँ पे? डी एल और आर के बीच में एंगल। यहाँ करंट का टुकड़ा लो छोटा, आर कितना हो जाएगा? ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी लगाने पड़ सकते हैं, तो मेन कॉन्सेप्ट से चलता है क्वेश्चन, कैसा भी आ सकता है। तुमसे ऐसे दे देगा, 4 फिगर दे देगा, इसमें बताना होगा कि किस में फिगर में नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी सेंटर पे, तो आपको क्या लगाना है कॉन्सेप्ट भाई। या तो तुम बायट-सेवर्ट लॉ का यूज़ कर सकते हो, तो कहीं भी भाई हैं ही कितने फॉर्मूले यार। एक तो तुम्हें जो बेसिक फॉर्मूला बायट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ है, 2 ही तो फॉर्मूले हैं, उसी का तो यूज़ करके हमने बाकी डिराइव किए हैं, ठीक। क्वेश्चन देकर घबराया ना करो, कि अब देखिए उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है, ठंडे दिमाग से सोचो। प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप ठंडे दिमाग से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि पेपर दूंगा तो अच्छा होगा पेपर, ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, वो अच्छा पेपर है, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो भी हैं उसमें, तो ठंडे दिमाग से देना, गलत मत करना उसमें, यही सब यूज़ होगा कॉन्सेप्ट। चलिए टोरॉइड का बता देते हैं भैया। टोरॉइड का भी यही फॉर्मूला आता है। टोरॉइड, देखिए टोरॉइड का देखिए, टोरॉइड क्या होता है? व्हाट इज़ टोरॉइड? अरे सोलोनाइड को ऐसे गोल गोल तरीके से जोड़ दो, हो जाएगा टोरॉइड। हाँ, एंडलेस सोलोनाइड भी बोलते हैं उसको, ठीक। हेलिकल शेप में जो वाउंड होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, छल्ले टाइप के गोल गोल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोर है, ये टोरॉइड की कोर है कुछ ऐसी, इसमें मैंने वायर रैप कर दिया है कुछ, मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, तो यहाँ से करंट कुछ आई आ रहा है, आई वापस जाएगा, ठीक है। कुछ भी बना दिया मैंने, ठीक है। फिगर मैंने बाकी अच्छा फिगर तुम्हारे बना हुआ। इसमें 3 रीजन्स हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 रीजन्स हैं, एक बाहर वाला, एक कहते बीच में सोलोनाइड के बीच में, और एक यहाँ पे बीच में, यानी कि इन द इंटीरियर ऑफ द सोलोनाइड, इन द ओपन स्पेस इन द इंटीरियर ऑफ द सोलोनाइड। यहाँ पे एक पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे आर मान लेता हूँ, यहाँ क्यू पॉइंट मान लेता हूँ। तीनों पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये पी पॉइंट क्या है? कहते हैं वेल इनसाइड द सोलोनाइड है, बीच में कहते हैं, क्योंकि बीचों बीच क्या मिलती है हमें? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलती है, ठीक है। चाहे सोलोनाइड ले लो, चाहे टोरॉइड ले लो, चाहे बार मैग्नेट ले लो। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट्स से हमें जब पता करनी है तो एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो एक एम्पीरियन लूप बनाया हमने कुछ ऐसा, ये सेंटर है, सपोज ये क्या है? ओ सेंटर है। पी से ओ की दूरी क्या है? ए मान लेते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इस क्लोज्ड लूप में कितने टर्न्स होंगे बताइए? नंबर ऑफ टर्न्स इन क्लोज लूप बताइए, बताओ। एल में जब पिछले केस में क्या था? एन एल था, एल क्या है यहाँ पे? 2 पाई है। भाई ये लेंथ कितनी है? 2 पाई यही तो है। इसकी लेंथ देखनी है, इसकी लेंथ नहीं देखनी है, हमने जो लूप ड्रॉ किया है 2 पाई ए इंटू एन हो जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। कितनी बार करंट सेट होकर जा रहा होगा? जितने नंबर ऑफ टर्न्स है। पी के केस में तो यही है, समझ रहे हो ना? बताने की तो जरूरत नहीं है, ऐसे 20 से कतई, लेकिन मान के चलो कि एक सर्कुलर क्या है आपका? सोलोनॉइड है, उसके बीचों बीच से एक कपड़ा हमने पूरा भर दिया है, ठीक है। तो टर्न क्या होंगे? ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे चीर के जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो जितनी बार ऊपर जा रहे होंगे या जितनी बार नीचे जा रहे होंगे उतनी बार ही उसको थ्रेड होके जा रहे होंगे, और जितने थ्रेड हैं उतना ही, जितने टर्न्स हैं उतनी बार थ्रेड होके जाएंगे, और एक ही बार हर टर्न एक ही बार थ्रेड करेगा, ठीक है। वो भी नीचे जाते टाइम या फिर ऊपर जाते टाइम, जो भी मैंने करंट की डायरेक्शन ली हो। यहाँ तो मैंने ऐसे ही बना दिया ना, ठीक है। तो करंट थ्रेडिंग कितना हो जाएगा? एट पी की बात कर रहा हूँ मैं।
2 पाई ए एन आई, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं मल्टीप्लाई करंट, आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर बी डॉट डी एल वाला फॉर्मूला लगाओ, बी डी एल, यहाँ पे बी और डी एल के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, टेंजेंट के अलॉन्ग होगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के अलॉन्ग होगी कि नहीं। सर्कुलर में क्या होता है, दोनों एक ही तरफ होंगे, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री रहा होगा, cos 0 आपका 1 हो गया होगा, बचा डी एल, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले ली मैंने, बचा डी एल। 2 पाई ए एन आई, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 पाई ए, इस केस में 2 पाई ए कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई ए, बी इक्वल टू क्या हो गया, एक मिनट, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया, इसका भी फॉर्मूला उसका फॉर्मूला सेम होता है। कैप्ट बाहर में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यों, जो भी मैं एक लूप ड्रॉ करूँगा उससे करंट 2 बार होती, हर टर्न 2 बार जा रहा होगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर आते टाइम, ठीक है ना, तो वो टोटल करंट कितना हो जाएगा, सेटिंग 0 हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव लूँ नीचे वाला नेगेटिव लूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे जाएगा तब चीर के गया, नीचे जाएगा तब चीर के गया, ऊपर जाएगा तब चीर के गया, नीचे जाएगा, एक ही टर्न 2 बार चीर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी 0 होगा, क्योंकि कोई अगर मैं क्लोज लूप बनाता हूँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, या फिर करंट ही थ्रेड नहीं हो रहा होगा, तो काहे का आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो राइट के बाद क्या था भाई, जल्दी फटाफट बताओ, फोर्स वाला, फोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स तो जानते हो ना, क्यू वी बी साइन थीटा, जो फोर्स लगती है किसी मूविंग चार्ज पे क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा होती है। किसी मूविंग कॉइल, अच्छा ये चार्ज कैसा माना गया, पॉजिटिव माना गया, और जो फोर्स लगती है, याद रखो एक और चीज़, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, क्यू वी क्रॉस वी, ये पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, वैसे तो कर ही लोगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाता है। ये जो फोर्स लगती है वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब कभी तुम डायरेक्शन में कन्फ्यूजन हुआ करे, उसकी वेक्टर फॉर्म याद कर लिया करो, तो वेक्टर की अगर नॉलेज रखते हो तो समझ जाओगे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो सीधी सीधी बात है, एफ की डायरेक्शन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगी, यानी एफ इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे बायट-सेवल लॉ में क्या होता था, डी बी वेक्टर इक्वल टू डी एल क्रॉस आर वेक्टर आता था, तो बी वेक्टर किसके होता था, परपेंडिकुलर, डी एल से भी होता था, आर से भी होता था, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बल्कि किसी भी उसमें वही चीज़ होती है। करंट, फिर उस करंट कैरिंग में फोर्स कितनी लगती है वो भी कर लोगे ना, बता देते हैं। करंट कैरिंग वायर पे कितनी फोर्स लगती है, मान लेते हैं, बारिश होने लगी, आवाज़ आई मुझे बारिश जैसी, अरे मुझे आवाज़ लगी, सपोज अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, हो तो रही है यार बारिश मुझे आवाज़ लगी थी ना, मुझे पागल तो नहीं है, चलो बहरहाल इसमें मैंने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, ध्यान से देखना, कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, अभी ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल पे भी रख सकते हैं, तो मुझे बताओ फोर्स किस तरफ लगेगी, ऐसे करंट है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो होगा नहीं, हर फ्री इलेक्ट्रॉन पे किस तरफ फोर्स लग रही होगी, ऊपर की तरफ, कोई आया तो नहीं है तुम्हारा, भीग ना जाए बाहर। अच्छा इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे किस तरफ फोर्स लग रही होगी, बताओ बताओ, तेज हो रही है क्या, चलो अब तो होगी, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताइए किस तरफ लगेगी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स आ रही है, लेकिन ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, समझ में आ गई बात। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मान लेते हैं एफ लग रही है, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक थोड़ी ना होगा इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है,
n मान लेते हैं क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितने हो जाएंगे, NaL। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, NaL हो जाएंगे कि नहीं। जैसे रुके वैसे बताना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना इतनी बात। टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी इस कंडक्टर में, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी बताइए। एक पे कितनी लग रही थी, QVB साइन थीटा मान लेते हैं, किसी एंगल पे था। तो टोटल पे कितनी लगेगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। Q क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, EVB साइन थीटा। NaEV क्या है, VD होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, VD है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। NeAVD क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। ILB साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फोर्स का, टोटल फोर्स का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल फोर्स। अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूं, वेक्टर की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, IL क्रॉस B। इसका मतलब जो फोर्स होती है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रुक गया था पानी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी बचा हुआ। अरे रुका हुआ आगे पता और बरसने लगा, टाइम भी हो गया ना। सुनो, आज के लिए इतने रखते हैं।